तो चलिए फ्रेंड्स, करते शुरू आज के अपनी क्लास को। और आज की क्लास का हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है बच्चों, वो है ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। कि भाई साहब ये ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और एग्जाम में भी आता है। लेकिन सुनो, ये एग्जाम में थ्योरेटिकल वे में आएगा कि ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्या है और उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। इसके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो आप इसको केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की नीड नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स करने की आपको नीड नहीं है। न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया ना, हमने मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स कर लिए। अच्छा, जो वो वाला मनी मल्टीप्लायर था और ये वाला मनी मल्टीप्लायर, भाई दोनों में अंतर क्या है बेटा? जो मैंने पढ़ाया था मनी मल्टीप्लायर पहले वाली वीडियोस में बेटा, वो था नैरो मनी मल्टीप्लायर। और जो ये वाला पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। ये नैरो और ब्रॉड में अंतर क्या है वो समझते हैं और फिर ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से नोट करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा, सिंपल सा, प्यारा सा, गोलू मोलू सा टॉपिक है। ठीक है, तुम भी तो प्यारे प्यारे गोलू मोलू से बच्चे हो। चलो ओके, जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला था मनी सप्लाई अपॉन में हाई पावर्ड मनी। क्या हो गया ये भाई साहब? जो फॉर्मूला क्या था? मनी मल्टीप्लायर अपॉन में हाई पावर्ड मनी। और वहाँ पे मनी सप्लाई अपॉन में हाई पावर्ड मनी, अगर आपको याद हो तो। और वहाँ पे मनी सप्लाई का हमारा फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था C प्लस डी अपॉन में C प्लस आर। अब जरा मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझने का ट्राई करना बेटा। वहां पे जो हम m अपॉन में h करते थे कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन में h, बेटा वो जो हमारा m था ना, वो m1 था। m1 था, आपको पता है कि एक होता है m1, m2, m3, m4, अलग अलग होते हैं। तो m1 था, वो m1 अपॉन में h करूंगा तो वो मेरा मनी मल्टीप्लायर था। और वो जो मेरा बन के निकलता था उसको हम लोग बोलते थे नैरो मनी मल्टीप्लायर। लेकिन अब पढ़ना है ब्रॉड वाला। ठीक है, और M1 में आता क्या था? तो M1 में C करेंसी और D। अब इस D का मतलब क्या था सुन लो, क्योंकि यहाँ पर D में चेंज आएगा। वहाँ पे D का जो मतलब था, वहाँ पे D का मतलब था डिमांड डिपॉजिट। क्या था मतलब? डिमांड डिपॉजिट। तो हम उस वाले केस में सिंपल D लिखते थे और हम चाहे तो डी भी लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये कौन सा वाला है? ये नैरो मनी मल्टीप्लायर है, जहाँ पे m1 अपॉन में h करते थे और m1 का मतलब था करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट अपॉन में C प्लस आर। आर मीन्स रिजर्व और C माने करेंसी। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। अब जो हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, अब जो हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या है जी? इसका फॉर्मूला है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू m3 अपॉन में h। इट मीन जो आपने पहले पढ़ा वो जो क्या था, वो m1 था और अब जो आप पढ़ रहे हो m3 है। अब m1 m3 में क्या अंतर है? तो देखो m3 में क्या आता है, मेरी बात को जरा समझना। इज इक्वल टू m3 में हमारा आता है, मैं इसको लगता हूँ नीचे। ठीक है, m3 में हमारा आता है C प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये तो भैया उसके अंदर भी था, देखो उसके अंदर भी था आपका C प्लस डिमांड डिपॉजिट और इसके अंदर भी है। लेकिन सुनो, यहाँ पे C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अब एक चीज और ऐड होगी TD, टर्म डिपॉजिट, और अपॉन में H तो आप पता है C प्लस R। तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आप एक निश्चित समय के बाद ही बैंक से निकाल पाओगे, आप पहले निकाल नहीं सकते। जबकि डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो आप बैंक से जब चाहे तब निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो C प्लस डी है ना, ये हमारा M1 है और TD टर्म डिपॉजिट, तो M1 में TD जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनता है? ये मेरा M3 बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई कि नैरो मनी मल्टीप्लायर और ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे C प्लस टी डी आएगा अपॉन में C प्लस R आएगा, तब आपका ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर बनेगा। देखो मेन फॉर्मूला तो उसके बस यही है, m इज इक्वल टू m3 अपॉन में h, कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू m3 अपॉन में h। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा एलोबरेट करूँगा और मैं इसको प्रॉपर एक फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आऊँगा, जिसको हम बोलेंगे ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर का डेरिवेशन। तो आप इसका डेरिवेशन सीखने वाले हो कि एक्चुअली में फॉर्मूला प्रॉपर बना कैसे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी लाइट इस आर पर भी डालना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा, मैं इसको सेट करता हूँ, अगर आपको याद होगा
तो हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है C प्लस R, और R का मतलब होता है, R का मतलब आप जानते हो, दैट इज रिजर्व। और रिजर्व दो होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व और एक होता है एक्सेस रिजर्व। यहां पर मैं अभी डीप में नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल रिजर्व बोल रहा हूं। रिजर्व मतलब रिजर्व, ना तो रिक्वायर्ड ना तो एक्सेस, इट मींस दोनों का सम। क्योंकि आप जानते हो आर में आपका एक आता है रिक्वायर्ड रिजर्व और एक आपका आता है एक्सेस रिजर्व। ठीक है, अगर बात करूं रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्मूले की, तो आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपके जाऊं तो आपको याद होगा कि आर वाला केस में क्या था कि अगर हम रिक्वायर्ड रिजर्व अपॉन में डी करेंगे तो आर आता था, और एक्सेस रिजर्व अपॉन में डी करेंगे तो ईडी आता था। तो अगर ऐसे ही अगर मैं आर, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी अगर मैं आर अपॉन में डी करूं, अगर मैं आर अपॉन में डी करूं तो बच्चों इसको बोलते हैं नॉर्मल आर। यहाँ पे डबल आर नहीं है, ये क्या है, ये दोनों का सम है, ये वाला आर लिखा है मैंने कि अगर मैं टोटल रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट करूं तो आएगा मेरा स्मॉल आर। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो उनके पार्ट्स हो गए, मैं केवल आर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं रिजर्व को डिवाइड करूंगा डिपॉजिट से तो मेरा आपका आएगा आर। और यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब किससे है, यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब किससे है, तो डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे दोनों टाइप की डिपॉजिट से है। यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब दोनों टाइप की डिपॉजिट से है, दैट इज आपका डिमांड डिपॉजिट भी और टर्म डिपॉजिट भी। तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट दोनों आ रही है, डिमांड वाली भी और टर्म वाली भी, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट का मतलब है वो है डिमांड डिपॉजिट और प्लस टर्म डिपॉजिट इज इक्वल टू और आर का आर। इतनी बात समझ में आई। तो इट मीन्स अगर मेरे को स्मॉल आर निकालना है, इस आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब है रिजर्व। सिर्फ रिजर्व बोलूंगा, ना तो बोलूंगा रिक्वायर्ड रिजर्व, ना तो बोलूंगा एक्सेस रिजर्व, मुझे सिर्फ रिजर्व बोलना है। इस रिजर्व का मतलब दोनों से है, रिक्वायर्ड वाला भी और एक्सेस वाला भी, बिकॉज आर का मतलब किससे होता है, आर और ई आर से, इन दोनों से होता है। तो उसको बोलूंगा रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। और डिपॉजिट कौन सी, आपकी डिमांड वाली भी और आपकी टर्म वाली भी। इतनी बात समझ में आ गई। तो दैट्स वाई स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल आर अपॉन में डिपॉजिट कौन सी, डिमांड वाली भी और टर्म वाली भी। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इस आर को मल्टीप्लाई करूं तो इस आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और इनटू में डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट। तो ये क्या बन गया, मेरे कैपिटल आर का फॉर्मूला बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अभी अंदर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल रिजर्व की बात कर रहा हूं। मैं उसके दो पार्ट रिक्वायर्ड और एक्सेस की बात नहीं कर रहा। तो टोटल रिजर्व का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, टोटल रिजर्व इज इक्वल टू रेशियो या फिर रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो इनटू में डी डी प्लस टी डी। चलो अब यहाँ पे वापसी आ जाओ। तो अब जरा मेरी बात को समझो, अगर मैं m का m रहने दूँ, c का c, dd का dd, td का td, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहने दो, c का c, क्या r के स्थान पे स्मॉल r इंटू डी डी प्लस टी डी मैं लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली, बिकॉज हमने देखा ये आया कैसे, हमने उसको प्रॉपर देख लिया कि ये आया कैसे जी, ये आया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे r बोल देखो, r और r में अंतर है, r शो करता है रिजर्व वाला रेशियो और r शो करता है रिक्वायर्ड रिजर्व वाला रेशियो और ed शो करता है एक्सेस रिजर्व वाला रेशियो। तो मैं इस सिंगल आर की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया, मैं सिंगल आर की बात कर रहा हूं, मैं डबल आर या ईडी की बात नहीं कर रहा। छह ऑनर्स के बच्चे हो, इतना तो समझ पा रहे होगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब मैं जो है इनका रेशियो निकालने के लिए सबको डिवाइड किससे करूंगा, डिमांड डिपॉजिट से। तो अगर मैं सबको डिवाइड करूं डिमांड डिपॉजिट से तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन में डी डी प्लस डी डी अपॉन में डी डी प्लस टी डी अपॉन में डी डी अपॉन में सी अपॉन में डी डी प्लस आर ऐसे रहेगा, डी डी अपॉन में डी डी और प्लस टी डी अपॉन में डी डी। और ये क्या बन गया जी, ये आपका बन गया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला।
आगे सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको आगे, सी अपॉन में डी डी करूँगा तो आपका सी बन जाएगा, स्मॉल सी बनेगा। इस स्मॉल सी को बच्चों बोलूँगा करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो। डी डी अपॉन में डी डी, ये आपका 1 बन गया, और टी डी अपॉन डी डी तो इसको बोलूँगा मैं टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, इसको करूँगा स्मॉल टी सी डिनोट, अपॉन में स्मॉल सी आ गया, आर का आर, ये काट के आपका 1 आ गया, और अगेन आपका क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, और ये बच्चों बन गया आपका मल्टीप्लायर का मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये बच्चों क्या बन गया जी, ये आपका बन गया मल्टीप्लायर का मेन फॉर्मूला। तो एक्चुअल में ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये वाला है, नैरो वाला अलग था, नैरो वाला अलग था, ये है आपका ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये आप चाहो तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लो यहाँ से जल्दी से, ये लो, और अगर इसको नोट करना है तो ये भी जो है आप नोट कर लीजिए, जो ये वाला, बस ये वाला जो समझाना चाहे मैंने कि आर कैसे आया। ठीक है, चलिए, तो ये तो बच्चों क्या हो गया आपका मनी मल्टीप्लायर का, ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो मेरे को निकालनी है मनी सप्लाई, क्या निकालना है, मनी सप्लाई, तो बताओ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, M3 अपॉन में H, और अगर मेरे को M3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो M3 रहेगा मेरा ऐसे ही, इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में H हाई पावर्ड मनी, ये बन जाएगा। अगर मैं M3 का M3 रहने दूँ और मल्टीप्लायर की वैल्यू का निकाली हम लोगों ने जी, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आया है C प्लस 1 प्लस टी अपॉन में C प्लस R इंटू 1 प्लस टी, और इनटू में आपका H। तो ये आपका बन गया M3 निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको M3 निकालना पड़े, अगर आपको मनी सप्लाई निकालनी पड़े, M3 निकालना पड़े, तो आपका ये वाला फॉर्मूला जो है बच्चों बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर निकलता कैसे और उसका मतलब क्या है। ठीक, तो ये होपफुली समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं उस फॉर्मूला को अगेन यहाँ पे लिख दूँ कि ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई या M3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी प्लस टी अपॉन में C प्लस R इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, और इंटू में H, जहाँ पे C का मतलब क्या है, करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, T माने क्या है, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, R माने क्या है, रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट टुगेदर। क्योंकि R में, इस R में दोनों, जब हमने R निकाला था तो उस R में दोनों ही शामिल थे। कौन कौन से, इस रिजर्व में दोनों ही शामिल थे, कौन से, डिमांड और टर्म। सो दैट्स वाई क्या बोला गया, R माने का रेशियो ऑफ रिजर्व, किसका, डिमांड और टाइम के साथ, और H माने हाई पावर्ड मनी। बताओ ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्लियर है, ये आया कैसे क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अभी जो ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर दिया गया था इसके अंदर थोड़े चेंजेस आए। ठीक है, इसके अंदर थोड़े चेंजेस आए और इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया गया। कुछ चेंज ऐसे भी आए थे जो कि आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं पूछेगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ी बहुत उसकी बात करूं तो एक चेंज आपके आए थे जहां पे कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर की बात हुई थी। कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर वगैरह को आप बुक देखोगे तो आपको बुक के अंदर मिलेगा, बट वो वाले पढ़ने की नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद भी एक चेंज आया, उसके बाद भी आपके मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में एक चेंज आया। ठीक है, ये वाला तो मैंने, ये वाला देखो आपका है ही है, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया गया और इसके स्थान पे एक थोड़ा नए फॉर्मूले को लाए। और क्यों लाए उसको भी मैं बता रहा हूं, जिसको बोला गया ए फेयरली मॉडल ऑफ मनी मल्टीप्लायर, कि मनी मल्टीप्लायर का हमारे पास एक थोड़ा अच्छा सा मॉडल और है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला बना मनी सप्लाई इज इक्वल टू, ये आपका सेम रहेगा 1 प्लस सी प्लस टी अपॉन में C प्लस R ब्रैकेट में 1 प्लस टी, और इनटू में क्या किया, इनटू में क्या किया, तो इनटू में किया, अब जरा मेरी बात समझना, H0 मतलब होता है नॉन बोरोड रिजर्व मनी। इसमें प्लस किया DF और माइनस किया ER।
अब ये डी एफ ई आर प्लस क्यों किया, माइनस क्यों किया, एच जीरो क्या है। अब आप देखोगे तो मेन हमें इनको पढ़ना है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मनी मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया और उसे क्या बोला गया, अ फेयरली मॉडल ऑफ मनी मल्टीप्लायर, अ फेयरली मॉडल ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला आपका बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंज लाए। ठीक है, और चेंज लाके एक नए फॉर्मूले को हम सामने लेके आए। अब ये नॉन बोरोड रिजर्व मनी क्या है, ये डीएफ क्या है, ये ईआर क्या है, इसको समझते हैं और इसको ऐड या लेस क्यों किया इस चीज़ को, क्योंकि आप देख रहे हो तो पूरा सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ पूरी सेम है, बस यहाँ पे पहले आपके एच था, उस एच के स्थान पे आपका ये कर दिया। अब क्यों करा, तो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा बोला गया कि आपको पता है हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड सी प्लस आर होता है, और सी का सी, आर माने क्या, रिजर्व रेशियो, सॉरी रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। इट मीन्स एच के फॉर्मूले में, हाई पावर्ड मनी के फॉर्मूले में हम एक्सेस रिजर्व को ऐड करते थे। अगर यहाँ पे केवल एच लिखा हो एच, तो इस एच का मतलब क्या है, कि इस एच का मतलब है सी प्लस आर, और सी प्लस आर का मतलब क्या है, सी प्लस आर, आर प्लस ई आर। इट मीन्स क्या, हम एच वाले केस में ई आर को ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे ई आर को माइनस कर दिया। अब ई आर को माइनस क्यों किया, मेरी जरा बात को सुनने का प्रयास करना। देखो ऐसा बोला गया कि एक्सेस रिजर्व बैंकों का वो पैसा है जो बैंकों का बस साइड में पड़ा हुआ है, आइडल मनी है, उसका कोई यूज नहीं है। एक्सेस रिजर्व बैंक का वो पैसा है जो साइड में पड़ा हुआ है, बैंक ना तो उसका लोन देता ना कुछ करता, वो बस बैंकों के पास साइड में इमरजेंसी के लिए पड़ा हुआ होता है। और ये बात तो आपको पता रखा है मैंने कि ईआर क्या होता है। अब क्योंकि वो पैसा इमरजेंसी के रूप में पड़ा है, आप उसका लोन भी नहीं दे रहे, जब उसका मार्केट में लोन नहीं जा रहा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो रहा, डिपॉजिट क्रिएट नहीं हो रही, मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो ये बोला गया कि एक्सेस रिजर्व वाला पैसा मनी सप्लाई को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसका जब मार्केट में लोन ही नहीं बटा, वो पैसा मार्केट में गया ही नहीं, तो लोन से लोन क्रिएट हुआ नहीं, डिपॉजिट क्रिएट हुआ नहीं, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी नहीं, तो एक्सेस रिजर्व वाला पैसा मनी सप्लाई को सपोर्ट नहीं करता, ये मनी सप्लाई को बढ़ावा नहीं देता, तो इसको शामिल क्यों करें। तो एक्सेस रिजर्व वाले पैसों को इसलिए माइनस कर दिया। तो माइनस ईआर क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा बोला गया कि वो पैसा मनी सप्लाई को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पढ़ाऊं तो ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि व्हेन ए बैंक डिसाइड टू होल्ड एक्सेस रिजर्व, जब बैंक सोचता है कि हम एक्सेस रिजर्व रखेंगे, थोड़ा पैसा इमरजेंसी में रखेंगे, इट डज नॉट लैंड देम आउट, तो हम उस पैसे को उधार नहीं देते, और जब उधार नहीं देंगे तो नो डिपॉजिट आर क्रिएटेड, मार्केट में कोई लोन क्रिएट नहीं होगा, कोई भी डिपॉजिट क्रिएट नहीं होगी। आपको मैंने बता रखा है क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, हम जब मार्केट में लोन देते, जब हम मार्केट में पैसा देते हैं तो उस पैसे से पैसा बनता है, लोन पे लोन बनता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन थी, उस लेक्चर में आपको देखनी थी। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी क्रेडिट क्रिएशन डाल दूंगा वीडियो, जो बताता है कि कैसे पैसे से पैसा बनता है। अब जब मार्केट में लोन गया नहीं तो डिपॉजिट क्रिएट हुई नहीं, मार्केट में पैसा गया नहीं तो डिपॉजिट क्रिएट हुई नहीं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ी नहीं। इफ द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट रिजर्व इनटू द बैंकिंग सिस्टम, अगर सेंट्रल बैंक, इंजेक्ट माने डालना, अगर सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम के अंदर डालता है पैसा कि लो पैसा लो, और बैंक वाला उसको एक्सेस रिजर्व मानता है, बैंक वाला उस पैसे को अपना एक्सेस रिजर्व मान के साइड में रख देता है कि किसी भी पर्पज से माने, लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, सेंट्रल बैंक से पैसा आया और उसको ईआर के रूप में, एक्सेस रिजर्व के रूप में डाल दिया, जिसकी वजह से उस पैसे का यूज नहीं हुआ, एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डिपॉजिट और ऑन द मनी सप्लाई। और जब वो पैसा मार्केट में गया ही नहीं तो डिपॉजिट पे या मनी सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, एक्सेस रिजर्व इन द बैंकिंग सिस्टम कुड बी रिगार्डेड एज एन आइडल कंपोनेंट ऑफ रिजर्व, कि एक्सेस रिजर्व ऐसा पैसा है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी यूज नहीं हो पा रहा डिपॉजिट सपोर्ट करने में। दिस इंप्लाइज दैट, तो उसका मतलब ये हो गया, सच रिजर्व शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्व मनी। तो हाई पावर्ड, रिजर्व मनी का मतलब बच्चों क्या होता है, रिजर्व मनी का मतलब होता है एच, हाई पावर्ड मनी, उसको हाई पावर्ड मनी बोल लो,
मॉनेटरी बेस बोल लो या आप उसको रिजर्व मनी भी बोल सकते हो। तो ऐसा बोला गया जब एक्सेस रिजर्व का पैसा मनी सप्लाई में कोई सपोर्ट नहीं करता, वो साइड में पड़ा हुआ है, आप उसका लोन भी नहीं बांट रहे हो, तो उस पैसे को रिजर्व मनी से या मनी सप्लाई से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और केवल उसी पैसों को शामिल करना चाहिए जो एक्चुअल में मनी सप्लाई को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई क्या किया गया, नए फॉर्मूले के अंदर ईआर को एक्सेस रिजर्व को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ईआर समझ में आ गया जी, ईआर वाली कहानी क्लियर है। अब डीएफ क्या होता है? डीएफ का बच्चों मतलब होता है डिस्काउंट लोन या फिर डिस्क्रिशनरी फाइनेंस या फिर डिस्काउंट लोन। ये क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेता है मार्केट में आगे बांटने के लिए, जब कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लिया कि सेंट्रल बैंक हमें कुछ पैसा उधार दो, हमको लोन बांटना है, तो उस प्रकार के लोन को या पैसों को बोलते हैं डिस्काउंट लोन या डिस्क्रिशनरी फाइनेंस। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से बोला हमको पैसा दो, हमको आगे लोन बांटना है, तो इट मीन जो पैसा मांगा सेंट्रल बैंक, जो पैसा मांगा वो आगे लोन बांटने में काम आएगा, वो आगे डिपॉजिट क्रिएट करने में काम आएगा, वो मनी सप्लाई को सपोर्ट करने में काम आएगा। इसलिए उसको ऐड कर दिया क्योंकि वो वाला पैसा मनी सप्लाई को सपोर्ट कर रहा है और ईआर वाला पैसा सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए उसको माइनस कर दिया। और बात करें H0 की, तो H0 मतलब नॉन बोरोड रिजर्व मनी, ऐसा पैसा जो कि कमर्शियल बैंक के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो लोन के लिए पड़ा है। बस कमर्शियल बैंक के पास दो पैसे होते हैं ना, एक तो एक्सेस रिजर्व जिसका लोन नहीं बांटना, इमरजेंसी के लिए साइड में रख दिया, और एक वो पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पड़ा हुआ है, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया नॉन बोरोड रिजर्व मनी, उसको बोला गया H0। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म तो वो वाला पैसा लोन बटेगा ना, उस वाले पैसे का नॉन बोरोड रिजर्व मनी, तो वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक ने ना तो लोन लिया किसी से, ना तो सेंट्रल बैंक से लोन लिया, वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है लोन बांटने के लिए, तो उसको तो ऐड करूंगा बिकॉज वो मनी सप्लाई को सपोर्ट कर रहा है, उसका लोन बट रहा है, तो इसलिए वो वाला तो आपका शामिल होगा। तो इसलिए नया फॉर्मूला आपका ये बन गया कि ये तो आपका ऊपर वाला आ गया एस्टिस मनी मल्टीप्लायर, और ये इसमें नॉन बोरोड रिजर्व मनी में प्लस कर दिया डीएफ जो लोन लिया सेंट्रल बैंक से, और माइनस कर दिया ईआर वो वाला पैसा जो हमारे मनी सप्लाई में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये क्या बन गया आपका, इसका नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वही वाली बात लिखी है कि अगर बात करें अपोजिट की, तो जब बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, तो देयर कैपेसिटी ऑफ डिपॉजिट क्रिएशन इज इंक्रीज। सेंट्रल बैंक से बोरो किया लोन देने के लिए, तो लोन बांटने की जो कमर्शियल बैंक की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और इस अमाउंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी फाइनेंस। और इस वाले अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे अपने रिजर्व मनी के अंदर, बिकॉज ये वाला पैसा मनी सप्लाई को सपोर्ट करता है। तो होपफुली ये वाला फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं आगे की, सोर्सेस ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई में चेंज कैसे होगा? तो मनी सप्लाई में जो चेंज करेंगे तो वो नए वाले फॉर्मूले को देखते हुए करना है, पुराने वाले फॉर्मूले को भूल जाओ, क्योंकि फॉर्मूले में चेंज आए, एक नया फॉर्मूला सामने आया। वो क्या आया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनी सप्लाई बराबर 1 + C + T अपॉन में C + R इंटू में 1 + T, और यहाँ पे इंटू में H0 + DF - ER। अब इन सब में चेंज होगा तो मनी सप्लाई में चेंज होगा। टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में चेंज कैसे होगा? तो देखो मनी सप्लाई के फॉर्मूले में जो जो बातें आ रही है उन सब से चेंज होगा। जैसे कि सबसे पहला ER आ रहा है तो इससे चेंज होगा, दूसरा DF आ रहा है तो इससे चेंज होगा, तीसरा इससे चेंज होगा, चौथा T से चेंज होगा, पांचवा R से चेंज होगा, और छठा C से। C ऑलरेडी आ गया तो यहाँ नहीं लिखा मैंने कुछ भी, और यहाँ भी T आ गया तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 चीज़ों में चेंज होगा तो मनी सप्लाई में चेंज होगा। अब सुनो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है या फिर प्लस में है तो उनके साथ संबंध होता है पॉजिटिव, और अगर कोई चीज़ माइनस में है या फिर डिवाइड में मतलब अपॉन में है तो उनके साथ संबंध होता है नेगेटिव। ठीक है, ये क्या कह रहे हो भैया, ये पल्ले नहीं पड़ा? अगर नहीं पल्ले पड़ा तो बस यहाँ देखो, देखो बेटा जो C है ये अपॉन में है, जो C है ये इसके अपॉन में है, और अगर कोई चीज़ अपॉन में हो डिवाइड में हो तो रिलेशन नेगेटिव होता है। मतलब मेरे कहने का ये है
मतलब मेरे कहने का ये है कि मनी सप्लाई का सी के साथ, सी बोले तो करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, कि सी के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है क्योंकि सी अपॉन में आ रहा है। ऐसे देखो आर, बच्चों आर कहाँ पे आ रहा है, देखो अच्छा मेरी एक बात और सुनो, आर कहाँ पे आ रहा है, आर अपॉन में आ रहा है, आर अपॉन में आ रहा है। तो आर अगर अपॉन में आ रहा है इट मीन्स डिवाइड में आ रहा है, तो इसके साथ भी संबंध कैसा होगा, नेगेटिव। तो आर के साथ मनी सप्लाई का रिलेशन बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको एक समझ में पड़ेगा कि टी के साथ संबंध कैसा है। टी अपॉन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, अपॉन में है तो गलत, टी अपॉन में नहीं है। अगर मैं इसको आर की मल्टीप्लाई करूँ तो आर की 1 से आर और प्लस आर की टी से, तो बन जाएगा आर टी। और मुझे केवल टी पे फोकस करना है, केवल टी पे, आर टी पे फोकस नहीं करना कि टी के साथ संबंध कैसा है, ना कि आर। क्योंकि देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं आर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आर आ गया, और अगर आर की मल्टीप्लाई करूंगा टी से तो आर टी आ गया। और जो मेरे को संबंध देखना है वो केवल टी के साथ देख, तो टी अकेला कहाँ पे है जी, टी अकेला ऊपर है, टी अकेला ऊपर है। और अगर वो ऊपर है तो रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब बोलोगे बच्चे ऊपर तो भैया सी भी है, ऊपर सी है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमने पहले भी पढ़ के देख लिया था कि सी के साथ मनी सप्लाई का संबंध हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले न्यूमेरिकल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया था कि सी डी, अगर आप याद करो सी डी ऊपर भी था, नैरो मनी मल्टीप्लायर में सी डी ऊपर भी था 1 प्लस सी डी, और नीचे भी था सी डी प्लस आर, आर प्लस ई डी। तो सी डी के साथ संबंध नेगेटिव आता है, ये ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया था। तो सी के साथ संबंध नेगेटिव, टी के साथ संबंध पॉजिटिव, टी अपॉन में टी ऊपर। अच्छा अगर टी अपॉन में भी होता, अगर टी नीचे सिंगल अकेला टी होता, यहाँ पे टी अकेला नहीं है, अगर टी अकेला नीचे होता तो रिलेशन नेगेटिव होता, लेकिन टी अकेला ऊपर है और ऊपर होने की वजह से संबंध कैसा है, पॉजिटिव। उसके बाद अगर बात करें H0 की, ये भी ऊपर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, तो H के साथ संबंध कैसा होगा, पॉजिटिव। बात करें DF की, तो DF आपका प्लस में है, और अगर कोई चीज़ प्लस में है तो भी संबंध कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे ER बच्चों आपका माइनस में है, और अगर कोई चीज़ माइनस में होती है, अगर किस में हो, माइनस में हो, तो रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर समझ में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो आप इसको रट लो या फिर याद कर लो कि इनका मनी सप्लाई के साथ रिलेशन कैसा है। अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती हो तो समझ चुके होंगे, अगर नहीं आती होगी तो आपको उनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लिखे हमने रिलेशन, अब देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ेगा। अगर मान लो सी राइज, राइज माने बढ़ता है, संबंध नेगेटिव है, अगर सी बढ़ेगा और रिलेशन नेगेटिव है तो मनी सप्लाई घटेगी, बिकॉज नेगेटिव का मतलब अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर सी बढ़ेगा और रिलेशन को नेगेटिव है तो मनी सप्लाई घटेगी, और अगर घटेगी तो इसको बोलूंगा मनी सप्लाई में होगा कॉन्ट्रैक्शन। घटना माने कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ना माने एक्सपेंशन। चलो, और अगर मान लो यहाँ पे होता फॉल इन सी, अगर सी घटता तो यहाँ पे आता एक्सपेंशन, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, अगर मान लो टी, टी के साथ संबंध पॉजिटिव है। अब अगर टी बढ़ेगा, अगर टी बढ़ेगा और संबंध पॉजिटिव है तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, दैट इज एक्सपेंशन। बच्चों क्या होगा, एक्सपेंशन। और अगर टी घटता तो मनी सप्लाई भी घटती, फिर लिखता मैं कॉन्ट्रैक्शन। चलो, आर, आर आपका बढ़ेगा, रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। अगर आर बढ़ेगा रिलेशन नेगेटिव है तो याद रखना, आर अगर बढ़ेगा सप्लाई आपकी घटेगी, तो यहाँ भी क्या आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। चलो, H0 के साथ संबंध पॉजिटिव है, अगर H0 बढ़ेगा संबंध पॉजिटिव है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद DF के साथ संबंध पॉजिटिव है, DF बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ भी आपका क्या आएगा बच्चों, एक्सपेंशन, ठीक है। और आखिरी ER की बात करें तो संबंध नेगेटिव है, ER अगर बढ़ेगा सप्लाई घटेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली मनी सप्लाई में चेंज कैसे होता है तो ये पल्ले पड़ेगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्या है बताओ, उसका डेरिवेशन बताओ, और उसमें चेंजेस कैसे होता है वो चेंजेस बताओ। तो चेंजेस वाले केस में आप एग्जाम में ये वाली टेबल बना के आएंगे और ये वाला फॉर्मूला भी लिख के आएंगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई में चेंज कैसे होता है, एक ये 6 चीज से चेंज होता है। रिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बता दिया, ठीक है।
ये और ये हमने ये तीन चीज़ क्यों ऐड करी, ये तीन चीज़ अलग से क्यों आई, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। और उससे पहले हमने ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर निकलता कैसे, इसका डेरिवेशन भी सीख लिया। तो ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर बच्चों मेरी ओर से पूरा खत्म है, पूरा क्लियर है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।